अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। रमेश सिप्पी की जो कल्ट क्लासिक शोले थी, जय वीरू की कहानी थी, लेकिन याद की गई एक डाकू के डायलॉग के लिए। फिल्म आई थी 1975 में, गब्बर का डायलॉग। फिर वैसी फिल्में भी हैं जिनमें डाकुओं का किरदार गब्बर की तरह नेगेटिव नहीं था, जैसे 1980 में आई चंबल की कसम है। और फिर तिग्मांशु धूलिया और इरफान के शाहकार पान सिंह तोमर को तो हम कैसे भूल सकते हैं। अपने सयानों से आप पूछेंगे तो जानेंगे कि ये फिल्में हवा में नहीं बनी थी। कुछ फैक्चुअल इनकरेक्टनेस हो सकती है, लेकिन एक दौर वाकई था जब डाकुओं का आतंक होता था। गांव के गांव लूट लेते थे, बारातों पर हमला होता था, महिलाओं के जेवर ले जाते थे। लूट से इतर इनका मुख्य काम था पकड़ या अपहरण, किसी को अगवा करना और फिर फिरौती मांगना। धीरे धीरे डाकू फिल्मों से फिर गायब भी हुए, क्योंकि वो वाकई पुराने ज़माने की बात होने लगे। मोबाइल फ़ोन के आने के बाद वही डाकू जिंदा बचा जिसने सरेंडर किया, बाकी मार डाले। अब बिहार में कुछ कुचक्के आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो डाकू कहलाने लायक दम नहीं रखते हैं। लेकिन दुनिया में आज भी एक जगह ऐसी है जहां न सिर्फ डाकू होते हैं, बल्कि उनकी तूती भी बोलती है। हम नाइजीरिया की बात कर रहे हैं। फिल्मों से उलट हिंदुस्तानी डाकुओं ने घोड़े इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन नाइजीरिया में आपको ऐसे डाकू मिल जाएंगे जो जंगलों में भी रहते हैं और घोड़ों पर भी चलते हैं। नाइजीरिया में इन डाकुओं का आतंक ऐसा है कि कोई चुनाव ऐसा नहीं बीतता वहां जब नेता उनके डींग नहीं हाँकते कि इस बार वोट दे दो, डकैती का धंधा खत्म करा देंगे, जो अपहरण उद्योग चल रहा है उसे खत्म करा देंगे। पिछले हफ्ते ही नाइजीरिया में डाकुओं ने 35 लोगों की हत्या की, जबकि इन लोगों के लिए फिरौती दी जा चुकी थी पहले ही। थिंक टैंक सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में 100 से अधिक डाकुओं के गिरोह एक्टिव हैं। इनमें लगभग 30,000 डाकू हैं। एसबीएम इंटेलिजेंस नाइजीरिया का एक थिंक टैंक है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच लगभग 7,500 लोगों का अपहरण हुआ नाइजीरिया में। यानी हजारों लोगों का हर साल यहाँ अपहरण हो रहा है और उसके बदले करोड़ों की फिरौती भी मांगी जा रही है। आज के राजदूत के एपिसोड में आपको नाइजीरिया के इन्हीं डकैतों की कहानियां सुनाएंगे, बताएंगे कैसे डाकुओं का एक गुट यहाँ फला फूला और वहां की सरकार इनसे निपटने के लिए कर क्या रही है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में बसा मुल्क है। 4 देशों के साथ सीमा लगती है उसकी, बेनिन, नाइजर, चैड और कैमरून। एक तरफ अटलांटिक महासागर भी पड़ता है उसके। मुल्क की आबादी लगभग 23 करोड़ है। 53% आबादी इस्लाम को मानती है। 46% के आसपास लोग ईसाई हैं। राजधानी नाइजीरिया की है अबुजा। ये शहर 1980 के दशक में बसाया गया था। नाइजीरिया और भारत में एक समानता ये है कि दोनों देश अंग्रेजों के ही गुलाम थे। हमें 1947 में आज़ादी मिल गई, नाइजीरिया को 1960 में मिल गई। अंग्रेज़ों ने उस समय लागोस को राजधानी बनाया था। जब लागोस की आबादी बढ़ने लगी तब नई कैपिटल बनाने का फैसला लिया गया और दिसंबर 1991 में अबुजा को नाइजीरिया की राजधानी बनाया गया। अबुजा से लगभग 600 किलोमीटर दूर जमफारा राज्य है। यही सबसे ज़्यादा अपहरण की घटनाएं हो रही है, खास तौर पर उत्तरी जामफारा में। हमने जिस घटना का शुरू में जिक्र किया 35 लोगों वाली, वो भी उत्तरी जमफारा की ही थी। पर अब ये जो डाकू हैं इतने सारे, नाइजीरिया में पनपे कैसे? 3 दौर रहे हैं डाकुओं के नाइजीरिया में। पहला दौर तो वो था जब जलवायु परिवर्तन की वजह से नाइजीरिया की ज़मीन सूखी पड़ रही थी और चरवाहों को अपने जानवरों के सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब उनके जानवर खेतों में लगे फसल को खाने लगे तो स्थानीय किसानों से झड़पें हुई। नाइजीरिया में जो चरवाहे हैं ज़्यादातर फुलानी समुदाय से आते हैं, उनका दबदबा है। फुलानी समुदाय और जो किसान थे उनके बीच में पहले लड़ाइयाँ हुई, फिर अदावत बढ़ी और फिर एक दूसरे के लोगों का अपहरण ये लोग करने लगे। तो डाकुओं का दौर, स्पेशली जो फुलानी डाकू आपको नाइजीरिया में मिलते हैं, उसकी शुरुआत ऐसे हुई। डाकुओं का जदीद या आधुनिक दौर शुरू हुआ 1990 के दशक में। नाइजीरिया में एक नाइजर डेल्टा का नाम का इलाका पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी वाले तेल के कुएं हैं वो नाइजर डेल्टा में है, पर इस इलाके में सबसे ज़्यादा गुर्बत भी है। यहाँ तेल रिसाव के समय सफाई नहीं की जाती है। माने अगर तेल बह गया, तेल के कुएं से क्लीन नहीं किया जाता।
इसी वजह से यहाँ औसत आयु घट रही है। जहाँ देश भर में औसत आयु 54 साल है, वहीं नाइजर डेल्टा में 40 साल के आसपास ही है। तेल रिसाव के चलते खेती वाली ज़मीन भी खराब हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया है, नदियों में मछलियाँ नहीं मिलती अब। ये सब स्थानीय लोगों के जीवन यापन का मेन सोर्स था। तेल की कंपनियों ने वहाँ के लोगों की रोजी रोटी को छीन लिया है और इसके खिलाफ कुछ लोकल गुट इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने रिफाइनरीज में काम करने वाले विदेशी इंजीनियर्स और दूसरे स्टाफ को किडनैप करना शुरू किया। ये किडनैपर्स रिवायती डाकुओं जैसे नहीं लगते थे, इनके कई छोटे बड़े अड्डे होते थे और झुग्गी झोपड़ियों से ही ये ऑपरेट किया करते थे। फुलानी डाकू जो हम बता रहे हैं उनसे ये अलग हैं। तीसरा दौर शुरू हुआ 2010 के दशक में। वेस्ट अफ्रीका में एक आतंकवादी गुट है जिसका जरूर आपने नाम सुना होगा, बोको हरम। इस संगठन को इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका मकसद अफ्रीका में एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। 2009 में सेना ने इस संगठन के संस्थापक मोहम्मद यूसुफ को मार दिया। उन्होंने बोको हरम को भी भारी नुकसान पहुंचाया। सरकार को लगा कि अब तो खेल खत्म, लेकिन ये गलत फहमी साबित हुई। बोको हरम के लड़ाकों ने अबू बकर शेकाऊ को बैत दे दी, यानी शेकाऊ अब इस नए गुट का मुखिया बना। इसने संगठन को एक नया तरीका भी दिया कि किडनैपिंग के जरिए अपनी बात मनवा लो। बोको हरम के आतंकवादी गांव में लूटपाट मचाते, बुजुर्गों और पुरुषों की हत्या करते, बाकी बचे बच्चों और महिलाओं को अपने साथ ले जाते। बच्चों को वो भविष्य के लिए तैयार करते, चाइल्ड सोल्जर्स, जबकि महिलाओं और बच्चियों के लिए फिरौती मांगते। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि बोको हरम ने अपहरण की गई महिलाओं को सेक्स स्लेव तक बनाया है। सबसे ज़्यादा हल्ला 2014 के एक अपहरण से मचा। नाइजीरिया के ब्रूनो राज्य में एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम है चिबुक। अप्रैल महीने में बोको हरम ने यहाँ एक स्कूल से 276 लड़कियों को अगवा किया और करोड़ों की फिरौती सरकार से मांग ली। सरकार ने फिरौती दे भी दी और लगभग 150 लड़कियों को किसी तरह रिहा करवाया। फिरौती की रकम एग्जैक्टली कितनी थी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। नाइजीरिया में बोको हरम की इस किडनैपिंग को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां मिली। चूंकि सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए थे और उन्हें पैसे भी दे दिए थे, इस वजह से दूसरे गुटों का आत्मविश्वास बढ़ा। बोको हरम एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसकी इस हरकत ने डकैतों और दूसरे उचक्कों को भी हिम्मत दी। उन्हें लगने लगा कि किसी को अगवा करके पैसा लिया जा सकता है। उन्हें एक बिजनेस मॉडल नजर आया, इसलिए जो जैसे बन पड़ रहा है किडनैपिंग कर ले रहा है नाइजीरिया में। अल जजीरा ने अपने एक लेख में लिखा है जिसमें वो फुलानी डकैतों के बारे में, बैंडिट्स उनको बोल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये दर्जनों की संख्या में धावा बोलते हैं, अक्सर मोटरसाइकिल से आते हैं और कभी कभार घोड़ों पर ही आ धमकते हैं। नाइजीरिया के 2 कुख्यात डाकुओं के बारे में अब आपको बताते हैं। पहला है बेलो तुर्जी। 30-31 साल का नौजवान है। ये अफ्रीकी मीडिया में बैंडिट लीडर लिखा जाता है। नाइजीरिया की सरकार इसे आतंकवादी मानती है। जमफारा इलाके में इसका गिरोह एक्टिव है। 200 से ज्यादा लोगों की हत्या का इल्जाम है इस पर। तुर्जी का जन्म जमफारा के शिकाफी इलाके में हुआ था। इसका परिवार फुलानी पशुपालक समुदाय से आता था। फुलानी का जिक्र हमने कुछ देर पहले भी किया था। इसी समुदाय के किसानों के साथ झड़प होती थी और वहीं से अपहरणों की एक तरह से शुरुआत होती है। उसी की आगे की पीढ़ियों से तुर्जी भी है। तुर्जी लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। दावा करता है कि यान सकाई नाम के किसान के संगठन ने उसके भाई बहनों की हत्या की थी और उनके सभी जानवर भी चुरा कर ले गए, इसलिए वो बागी हुआ, उसने हथियार उठाए। यान सकाई गुट नाइजीरिया के किसानों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया है, ऐसा उनका दावा है। मतलब एक तरफ जो ग्रेजर्स थे, जो पशुपालक थे, वो डाकू हुए, तो उनसे रक्षा करने के लिए किसानों ने भी हथियार उठा के रखे। यान सकाई गुट और तुर्जी के बीच सबसे भयानक झड़प हुई थी सितंबर 2021 में। हुआ ये कि यान सकाई गुट ने ग्वादा बावा नाम के इलाके की एक मस्जिद पर हमला किया, 11 लोगों को कत्ल किया। ये इलाका तुर्जी के कंट्रोल में हुआ करता था और इस हमले का मतलब था कि दुश्मनों ने घर में घुसकर वार कर दी। इससे तुर्जी के अहम को चोट पहुंची, बदला लेने की उसने ठान ली। उसी साल सितंबर महीने में वो अपने डाकुओं के साथ सोकोतो राज्य के गोरोन्यो इलाके में पहुंचा और वहां के एक बाजार में जाकर फायर ओपन कर दिया और इस हमले में 50-60 आम नागरिकों की हत्या कर दी। इस हमले के बाद तुर्जी का नाम नाइजीरिया के कुख्यात डाकुओं में शामिल हुआ, पर मस्जिद वाले हमले का बदला लेने के बाद भी तुर्जी थमा नहीं। उसने दिसंबर 2021 में एक और हमले की प्लानिंग बनाई। यान सकाई के किसानों का एक इलाका है सबोन बिरनी, यहाँ जाकर तुर्जी ने एक बस में आग लगाई। ये किस्सा है 2021 का और इस घटना में 30 लोग
बस के अंदर ही जलकर मारे गए थे। दूसरा कुख्यात डाकू है डोगो गिजे। ये तुर्जी का प्रतिद्वंद्वी है। लोकल किसानों का रक्षक कहता है खुद को, जंगलों में रहता है, घोड़े से चलता है। जन्म के समय इसका नाम रखा गया था अबू बकर अब्दुल्लाही, लेकिन जब अपराध की दुनिया में उतरा तो इसे डोगो नाम से बुलाया जाने लगा। ये भी जमफारा राज्य में एक्टिव है। एक पशुपालक डकैत, एक किसान डकैत। किसान डकैत की अभी बात कर रहे हैं डोगो की। इसने सबसे बड़ा अपहरण किया था जुलाई 2021 में। kaduna स्टेट की एक स्कूल की 126 लड़कियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इसके अलावा एक सरकारी कॉलेज की 90 स्टूडेंट्स का भी अपहरण कर चुका है। इन कॉलेज की छात्राओं को उनके माँ बाप ने पैसे देकर रिहा करवाया। अफ्रीकी मीडिया में यह खबर भी चलती है कि एक दफ़े इसने स्कूल की लड़कियों का अपहरण किया और जब उनकी फिरौती नहीं मिली तो फरीदा नाम की लड़की से खुद शादी कर ली और बाकी कुछ लड़कियों की शादी अपने बेटों से करवा दी। अगस्त 2023 में डोगो ने दावा किया था कि उसने शेरेरो इलाके में एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस विमान में 30 से ज़्यादा सैनिक होने का तब अंदेशा था। आज चर्चा हम क्यों कर रहे हैं इस सब के नाइजीरिया के डकैतों की? जैसे हमने शुरू में बताया, पिछले हफ्ते बंगा गांव से अगवा किए गए 35 लोगों की डाकुओं ने हत्या कर दी। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि कुल 56 लोगों को अगवा किया गया था। फिरौती की रकम रखी गई थी लगभग 56,000 रुपये प्रति व्यक्ति। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की हत्या हुई है उनकी फिरौती की रकम भी दे दी गई थी, फिर भी इन लोगों का कत्ल हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि वहाँ की सरकार डाकुओं और अपहरण के इस जाल को काटने के लिए क्या कदम उठाती है। 2022 में नाइजीरिया सरकार ने किडनैपिंग के खिलाफ कानून को सख्त बनाया। अब किडनैपिंग के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा सरकार ने फिरौती देने वालों को भी अपराध के दायरे में ला दिया है। किडनैपर्स को फिरौती देने वालों के लिए अधिकतम 15 बरस की सजा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इससे पैसों के लिए होने वाली किडनैपिंग पर लगाम लग जाएगी, लेकिन नाइजीरिया के अंदर ही इसका भारी विरोध हुआ। सरकार लोगों को रिहा नहीं करवा पाती है तो लोगों को मजबूरी में ही सही डाकुओं को पैसे देने पड़ते हैं। तो लोगों का तर्क ये था कि आपसे डकैती बंद नहीं हो पा रही, आप डकैतों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने लोगों को पैसा देकर छुड़वा रहे हैं तो वो तो करने दो। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि वहाँ के इलेक्शंस में भी अहम मुद्दा होता है। इसका एग्जाम्पल भी देखिए। नाइजीरिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके नेता है अतिकू अबू बकर। नाइजीरिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2023 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए थे। इस चुनाव में जो मैनिफेस्टो निकाला था इनकी पार्टी ने, इस मैनिफेस्टो का टाइटल था अतिकूस प्लान। अतिकूस प्लान में एक ऐलान ये भी था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो देश से किडनैपिंग की समस्या दूर कर दूंगा। इस मैनिफेस्टो में कम से कम 4 जगह किडनैपिंग की समस्या का जिक्र मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नाइजीरिया में यह कल्चर फिर फल फूल क्यों रहा है। 2 प्राइमरी वजह हैं। नंबर 1 बेरोजगारी और ख़राब अर्थव्यवस्था। ज़्यादातर अफ्रीकी देशों की तरह नाइजीरिया भी एक गरीब मुल्क है। रिसोर्स कर्ज का क्लासिक एग्जाम्पल है। इतना तेल है लेकिन पैसा नहीं लोगों के पास। यहाँ की आबादी आधी से अधिक जो है युवा है लेकिन बेरोजगार है। किडनैपिंग में उन्हें एक विकल्प नजर आता है। किडनैपिंग को सरकार और पुलिस भी बहुत गंभीरता से लेती वहाँ के नहीं दिखती है। दूसरी वजह है टेररिज्म, आतंकवाद। वेस्ट अफ्रीका के देशों में पिछले 1 दशक में आतंकवाद फैला है। इन देशों में सरकार का फोकस आतंकवाद से लड़ने पर होता है, इसलिए इस तरह के अपराध पर सरकार का फोकस नहीं रहता और इस किस्म के अपराधियों को और शह मिल जाती है। तो ये था हमारा प्रयास कि आपको बताएं कि नाइजीरिया में डकैती किस तरह से होती है, कौन कौन से डाकू वहाँ बसते हैं। एक वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएं ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी साजिद ने कोशिश तो की ही है। राजदूत का ये एपिसोड इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया, शुभ रात्रि।